हेलो दोस्तों, मैं रामहित राइट वे केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पे आप सबों का स्वागत करता हूं। यहां मैं क्लास 11th और क्लास 12th से संबंधित केमिस्ट्री के वीडियो को अपलोड करता हूं। आज इसी कड़ी में क्लास 11th के पहला चैप्टर का ये लेक्चर नंबर 18 है, जिसे आप अभी देख रहे हैं। यदि आप 11th के छात्र हैं और आप बेहतर रूप से केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। तो चलिए इसी कड़ी में जो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है नॉर्मलता, या इसी को सामान्यता के नाम से भी जाना जाता है, जिसे नॉर्मलिटी कहते हैं ना। तो इसी नॉर्मलिटी को आज के क्लास में डिस्कस करना है, लेकिन महत्वपूर्ण बात ये भी होता है कि प्रीवियस क्लास में, पिछले क्लास में हम लोगों ने किन किन चीज़ों को पढ़ रखा है। तो सर, जो सबसे लास्ट क्लास था उस लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था मोललता। मोललता का सिंबल था स्मॉल m, और मोललता किसे कहते हैं तो ये बहुत सिंपली क्लियर होके आया था कि किसी विलयन के 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोल को मोललता कहते हैं, जिस बेसिस पे इसका मात्रक हम लोग तैयार किए थे मोल प्रति किलोग्राम। और इसी फार्मूला को और ज़्यादा एलिब्रेट जब किया गया था तो क्लियर होके आया था मोललता बराबर x बटा WT गुना 1000 बटा W इन ग्राम। मैं एक एक चीज़ को बतलाते चल रहा हूं, जिसे हम आप लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया है। आप अगर पिछले लेक्चर को नहीं देखे हैं तो निश्चित रूप से प्लेलिस्ट में जाइए और पिछले लेक्चर को देखिए। m मोललता, x विलय का भार है, WT विलय का अनुभार है, गुना 1000 एक कांस्टेंट वैल्यू है जो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर ग्राम को फिर से किलोग्राम में कन्वर्ट करके ला के देता है, और W इन ग्राम तो विलायक का द्रव्यमान है। तो चलिए, ये पिछले क्लास का लेक्चर था। पिछले क्लास में आपने जो बातें पढ़ा उसे हम लोगों ने रिवाइज कर लिया। आज हम लोग चालू करते हैं नॉर्मलता। तो आज का टॉपिक होगा नॉर्मलता। बिना लेट किए हुए जल्दी से स्टार्ट कर लिया जाए नॉर्मलता को। नॉर्मलता किसे कहते हैं, इसे सबसे पहले समझ लिया जाए तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएगा। देखिए सर, विलयन दो चीज़ों से मिलकर बना है। एक का नाम होता है विलय और दूसरा का नाम होता है विलायक। इन दोनों चीज़ों को जब हम मिक्स करते हैं परस्पर तो क्या तैयार होता है? तैयार होता है विलयन। और इस विलयन का 1 लीटर आयतन लेना है। इसी 1 लीटर आयतन में उपस्थित जो भी विलय का क्या होगा? ग्राम समतुल्यांक। विलय का ग्राम समतुल्यांक। इसी विलय के ग्राम समतुल्यांक को हम क्या कहेंगे? नॉर्मलता कहेंगे। तो इसका डेफिनेशन भी इसी बेसिस पे हम लोग तैयार करने वाले हैं। किस आधार पर? तो एक एक चीज को मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल क्लियरिफाई करने जा रहा हूँ, आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा ना। तो हम इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर? किसी विलयन के, चाहे कोई भी विलयन हो, किसी विलयन के प्रति एक लीटर आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम समतुल्यांक को नॉर्मलता कहते हैं। इसे n से सूचित किया जाता है। इसका सिंबल हो जाएगा कैपिटल N। अब इस बेसिस के अकॉर्डिंग टू इसका हम आप लोग फार्मूला तैयार कर सकते हैं। कैसे? देखिए, इसलिए नॉर्मलता बराबर विलय का ग्राम समतुल्यांक बटा भी विलयन।
और बिलियन का आयतन जो होना चाहिए वह किस में होना चाहिए, लीटर में ना। ये बातें बिल्कुल स्पष्ट करना होगा। और इसी को और ज्यादा हम तोड़ेंगे तो लिख सकते हैं विलय के ग्राम समतुल्यांक को विलय का भार बटा तुल्यांकी भार, विलय का भार बटा तुल्यांकी भार का होल बटा भी बिलियन। अब यहाँ जो बिलियन का आयतन है, इमेजिनेशन करिए लीटर के बजाय मिलीलीटर में हो, लेकिन डेफिनेशन तो कहता है कि लीटर में ही चाहिए, तो हम मिलीलीटर को इंस्टेंट यहाँ पर लीटर में कन्वर्ट कर देंगे। इसके लिए हम 1000 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे ना सर। तो बहुत सिंपल सा टर्म्स आ गया, नॉर्मलता बराबर विलय का भार बटा तुल्यांकी भार का होल बटा v बिलियन ml बटा 1000। अब इसी को यदि आप सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो यहीं पर मैं कर देता हूं। देखिए, नॉर्मलता बराबर विलय के भार, अभी तक आप चाहे मोलरता हो या मोललता हो, इन सब चीजों में विलय के भार को क्या मानते आए हैं, x। तो विलय के भार को x मान लेंगे। और तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट या समतुल्य भार, इसको हम लोग कैपिटल ई से सूचित कर लेंगे, कैपिटल ई गुना 1000 बटा v इन ml। इसको हम क्या कहेंगे, v इन ml, वॉल्यूम इन मिलीलीटर, ऐसा हम कह सकते हैं। अब इसी बेसिस पे चाहे तो इसका हम यूनिट तैयार कर सकते हैं। इसका मात्रक क्या होगा, तो नॉर्मलता का मात्रक, नॉर्मलता का मात्रक ना, मात्रक बहुत आवश्यक होता है किसी भी प्रश्न को विशेष तौर पर बनाने के लिए, न्यूमेरिकल्स के एनालिसिस के लिए। तो नॉर्मलता का मात्रक ग्राम इक्विवेलेंट प्रति लीटर होता है। हालांकि ज़्यादातर केसेस में आपको नॉर्मलता की जगह नॉर्मलता ही, जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन को हम बना रहे हैं और क्वेश्चन बनाते समय उसका वैल्यू आया 1.25, तो 1.25 n लिख दिया जाएगा। हालांकि इसका एक्चुअल यूनिट क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट प्रति लीटर। आप ऐसा करके नॉर्मलता का मात्रक लिख सकते हैं। तो नॉर्मलता इस प्रकार से वर्क में आएगा। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बातें एक और है कि सर ये किसी भी विलय का तुल्यांकी भार कैसे निकलेगा, यहाँ पर जो तुल्यांकी भार है ये किस प्रकार से कैलकुलेट होगा, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में। अब यहाँ से जो बातें हमें ध्यान में रखना है वो दो चीज़ें हैं। एक ये कि नॉर्मलता के लिए डायरेक्ट सूत्र हो गया ग्राम इक्विवेलेंट बटा आयतन। दूसरा फॉर्मूला हो गया, एक फॉर्मूला ये, दूसरा फॉर्मूला हो गया नॉर्मलता बराबर, देखिए ग्राम समतुल्यांक को GEQ लिख दिया गया है, x बटा WT विलय का भार बटा अनुभार गुना 1000 बटा v इन ml। ये दूसरा फॉर्मूला बन के तैयार है। तो नॉर्मलता में ये दो सूत्र आपके लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन थोड़ा सा तुल्यांकी भार को हमें देखना पड़ेगा। और तुल्यांकी भार के लिए हम लोग क्या करेंगे वो देखिए। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं समतुल्य भार। देखिए सर, समतुल्य भार किन किन चीज़ों का कैलकुलेट हो सकता है वो समझिए। आपके पास विलय क्या क्या हो सकता है, विलय कोई तत्व हो सकता है, विलय कोई भी आयन भी हो सकता है, साथ ही साथ विलय हमारे पास कोई यौगिक हो सकता है। इन तीन में से कोई भी चीजें विलय के फॉर्म में अवेलेबल हो सकता है। जब विलय हमारा तत्व होगा तो ऐसे कंडीशन में तुल्यांकी भार निकालना बहुत आसान होगा। परमाणु भार में हम संयोजकता से भाग दे देंगे, और जैसे ही परमाणु भार में संयोजकता से भाग देंगे तो वह उस तत्व का तुल्यांकी भार कहलाएगा। एग्जाम्पल हम इस पर ले सकते हैं बहुत इजी फॉर्म में। जैसे मानिए कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, संयोजकता 2, तो ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार निकल के आ गया 8। हम इसी कड़ी में मान लीजिए कि हमारे पास सॉल्यूट पार्टिकल्स एल्युमिनियम आ गया।
एल्युमिनियम का परमाणु भार 27, संयोजकता 3 कट जाएगा, तुल्यांकी भार कितना आएगा? 9 आएगा। तो कोई भी तत्व अगर सॉल्यूट है, विलय पदार्थ है, तो उसके परमाणु भार में आप संयोजकता से भाग दे दीजिए तो निकल के आ जाएगा उसका तुल्यांकी भार। इसी कड़ी में थोड़ा और हम आगे बढ़ेंगे। यदि हमारा विलय पदार्थ आयन हो तो आयन के लिए हम क्या करेंगे? आयन का परमाणविक द्रव्यमान या आयन का द्रव्यमान बटा आयन, मतलब जो कुछ भी होगा, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको प्रॉपरली दिखा रहा हूं। मान लीजिए कि कार्बोनेट आयन है, CO3-2 आयन है, तो इसका हम अनुभार निकाल देंगे, आयनिक भार जिसको हम कहेंगे। कार्बन 1 गो है तो 12, ऑक्सीजन 3 गो है तो 16 तिया 48 बटा इस पर प्रॉपर जो भी चार्ज रहेगा उसी चार्ज के संख्या से केवल भाग देना है। चार्ज का साइन हमें यूज नहीं करना है। 2 है तो 2, दैट मीन्स 60/2 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया? तो इज इक्वल टू ये हो गया 30। इसी कड़ी में थोड़ा और आगे बढ़ सकते हैं हम। इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोक्साइड की ओर अगर चलेंगे, जैसे मान लीजिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोक्साइड, तो ऑक्सीजन हो गया 16 और हाइड्रोजन हो गया 1। चार्ज देखिए 1 है, 1 से भाग करेंगे, 17/1 इज इक्वल टू कितना? 17। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के बाद हम चलेंगे यौगिक की ओर। और यौगिक हमारे पास 3 फॉर्म में अवेलेबल हो सकता है। यौगिक या तो कोई अम्ल हो सकता है, यौगिक या तो कोई क्षार हो सकता है, या फिर कहें तो यौगिक या तो कोई भी लवण हो सकता है। इन तीनों चीज़ों में से किसी भी फॉर्म में कोई भी कंपाउंड अवेलेबल हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है। ज़्यादातर केसेस में आपको अम्ल देखने को मिलेगा। तो अम्ल के लिए हम क्या करेंगे और क्षार के लिए क्या करेंगे, लवण के लिए क्या करेंगे, वो देखिए। तो अम्ल के लिए अगर हम तुल्यांकी भार निकालना चाहते हैं तो ई अम्ल बराबर अनुभार बटे अम्ल के क्षारकता से हम भाग दे देंगे। दूसरा हम चलते हैं, ई क्षार बराबर अनुभार, उस क्षार का जो भी अनुभार होगा उस अनुभार में उस क्षार के अम्लीयता से भाग दे देंगे। देखिए यहाँ 2 चीजें महत्वपूर्ण है, एक है अम्ल का क्षारकता या भास्मिकता और दूसरा महत्वपूर्ण चीज है क्षार का अम्लीयता। अगर ये दोनों चीजें आप क्लियर कर लेते हैं तो कहीं कोई डाउट नहीं होगा। तीसरा कि अगर किसी लवण का, जिसको मैं ऊपर की ओर करके लिख रहा हूं, किसी लवण का तुल्यांकी भार निकालना चाहते हैं तो इसमें भी यही केस हमें लगाना है, अनुभार बटा टी चार्ज। अब यहाँ पर जनरली टी चार्ज है क्या? टी चार्ज टोटल आवेश है, टोटल धन आवेश या फिर टोटल ऋण आवेश, दोनों में से कोई एक उपयोग में लाना है। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल के जरिए आपको चीज़ें समझाने का प्रयास करता हूँ, बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास है Al2O3 नाम का एक लवण है और इस ऑक्साइड लवण से, इस ऑक्साइड लवण का हमें तुल्यांकी भार निकालना। तो एल्युमिनियम 27 दूना 54, 27 दूना 54 और ऑक्सीजन 16 तिया 48 बटा टी चार्ज। या तो टोटल धनावेश लिखना है बटा में या फिर टोटल ऋणावेश लिखना है। इसके लिए प्रॉपरली हमें कुछ काम करना होगा। देखिए एल्युमिनियम का संयोजकता कितना होता है? +3 और ऑक्सीजन का संयोजकता कितना होता है? -2। तो 3 दूना +6 या 2 तिया -6, ऐसे कंडीशंस में हम 6 से डिवाइड कर लेंगे। तो देख लीजिए क्या हो गया, 102/6 इज इक्वल टू कितना? 17। तो सब फाइनली ना आप इस मेथड से किसी भी कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए या अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए ताकि आपको किसी प्रकार के समस्या का सामना ना करना पड़े। तो चलिए अब इन सब चीज़ों का उपयोग करके, इसका उपयोग करके और इस फॉर्मूला का उपयोग करके नॉर्मलता के ऊपर हम क्वेश्चन बना सकते हैं।
तो नॉर्मलता के ऊपर क्वेश्चन करने के लिए जरा चीजें देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात और आपके मन में चलेगा कि सर लवन में तो बात समझ में आ रही है कि धनावेश वाला या ऋणावेश वाला जो भी टोटल होगा उससे डिवाइड कर लेंगे, लेकिन अम्ल में क्षारकता क्या होगा और क्षार में अम्लता क्या होगा, ये बहुत आवश्यक चीज है। तो थोड़ा सा अम्ल में क्षारकता को डिस्कस कर लेते हैं और क्षार में अम्लता को डिस्कस कर लेते हैं। इन बातों को डिस्कस कर लेने के बाद हर एक चीज बहुत क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए अम्ल, अम्ल का क्या होता है सर, क्षारकता, और क्षारकता है क्या, तो क्षारकता है प्रतिस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु। क्षारकता क्या, प्रतिस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु। इसी प्रकार से अम्ल के बाद होगा क्षार, और क्षार का क्या होगा सर, तो क्षार का होगा अम्लता। अम्लता क्या है सर, तो अम्लता भी है प्रतिस्थापनशील OH माइनस आयन। तो दोनों चीजें बहुत ही क्लियर है, आसानी से इस पर वर्क किया जा सकता है, जिस वर्क के बेसिस पे हम लोग न्यूमेरिकल्स को इजी वे में बना सकते हैं। जैसे मानिए अम्ल HCl, तो इसमें एक ही हाइड्रोजन है जिसे हम हटा सकते हैं, तो इसका क्षारकता हो गया 1। दूसरा अम्ल लेते हैं HNO3, इसमें भी एक ही हाइड्रोजन है जिसको रिमूव किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, तो इसका भी क्षारकता हो गया 1। तीसरा अम्ल H2SO4, तो इसमें देखिए H2OH C कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो। अभी बॉन्ड पे आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, बस इसमें देखिए 2 हाइड्रोजन है जिसको हम रिमूव कर सकते हैं, तो इसका क्षारकता हो गया 2। लेकिन हमेशा जितना हाइड्रोजन दिखेगा वही उसका क्षारकता होगा, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, इस बात का भी ख्याल रखिए। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास अम्ल है H3PO3, अब यहाँ 3 हाइड्रोजन तो दिख रहा है, बट इसका जब स्ट्रक्चर बनता है तो वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। अब सर होता क्या है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन डायरेक्टली सेंट्रल एटम से अटैच है, इसका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है जो डिसोसिएटेड नहीं हो पाता, टूट नहीं पाता, लेकिन ये दोनों हाइड्रोजन, यानी जो हाइड्रोजन OH के साथ है, हाइड्रोक्साइड के साथ है, वही टूट रहा है, तो ऐसे कंडीशंस में इसका क्षारकता हो जाएगा 2। नहीं तो सामान्य सभी केस में जितना हाइड्रोजन है उतना ही क्षारकता देखने को मिलता है, बट वो बात हमेशा लागू नहीं होता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन नहीं हटेगा वो क्षारकता में शामिल नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं किसी भी क्षार को, जैसे NaOH, ये तो बिल्कुल आसान है। NaOH जितना OH दिख जाए वही उसका अम्लता है। MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका क्षारकता 2 है। AlOH का होल थ्राइस, इसका क्षारकता 3 है। बिल्कुल जितना OH दिखेगा वही उसका अम्लता कहलाएगा। यहाँ पर मैं क्षारकता बोल रहा था, यहाँ अम्लता होगा। क्षार का अम्लता होता है और अम्ल का क्षारकता होता है। तो निश्चित रूप से अब आपको ये चीजें बहुत अच्छे तरीका से समझ में आ गया होगा। अब इसी कड़ी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आगे के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के लिए हमें चलना होगा न्यूमेरिकल्स की ओर। लेकिन न्यूमेरिकल्स की ओर जाने से पहले मैं एक बार फिर से फॉर्मूला रिपीट कर दूं। तो फॉर्मूला में सबसे पहला क्या था, नॉर्मलता इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम। दूसरा फॉर्मूला क्या था, नॉर्मलता इज इक्वल टू विलय का भार बटा विलय का अनुभार गुना 1000 बटा V इन ml। ये 2 केसेस हैं। अब इन 2 केसेस पे हम वर्क कर सकते हैं। जबकि इसकी बात करें हम तो इसका यूनिट आया था ग्राम इक्विवेलेंट प्रति लीटर, जिसको हम आप लोग ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स के प्रारूप में भी लिख सकते हैं। अब इसी कड़ी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल्स की ओर चलते हैं ताकि एक एक क्वेश्चंस प्रॉपरली रूप से बन सके। तो देखिए यहाँ पर जो आंकिक प्रश्न आपके पास है ना, वो क्या है, वो ये आंकिक प्रश्न रहा कि 2 लीटर जलीय विलयन में
120 ग्राम NaOH घुला है तो विलयन का नॉर्मलता ज्ञात करें। बताइए विलयन का नॉर्मलता क्या होगा। विलयन दो चीजों से मिलकर बना है। सॉल्यूशन से पहले अगर आप डायग्राम कर लेते हैं तो बहुत अच्छा हो जाता है। विलयन दो चीजों से मिलकर बना है, एक है NaOH प्लस ये घुला है किसमें सर, तो ये घुला है जलीय विलयन है तो इसका विलायक है जल, और ये दोनों मिलकर क्या बना दिया, ये दोनों मिलकर बना दिया सर विलयन। इस विलयन का जो आयतन है वह 2 लीटर है। 2 लीटर दैट मीन्स 2000 मिलीलीटर ना, ये चीजें तो आपको पता होगा। अब विलय का भार है 120 ग्राम देखिए, और कहता है विलयन का नॉर्मलता ज्ञात करें। नॉर्मलता निकालने के लिए तुल्यांकी भार चाहिए, विलय का भार चाहिए, आयतन चाहिए। तो आयतन है, भार है, बस तुल्यांकी भार यदि हम निकाल लें तो नॉर्मलता निकालना बहुत आसान होगा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड पर यदि हम काम कर लें तो सोडियम का परमाणु भार 23, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, हाइड्रोजन 1, इक्विलिब्रियम OH है सर, इसके अंदर एक से ज्यादा तो OH है नहीं, इसका मतलब इसका अम्लीयता 1 है। 1 से हम डिवाइड कर देंगे, 40/1 इज इक्वल टू 40। अब प्रॉपरली फॉर्मूला यूज करेंगे कि चूंकि नॉर्मलता इज इक्वल टू x/WT। देखिए किसी भी बात को स्कीप मत करिए, स्कीप करने से कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको। आप प्रॉपरली यदि सीखना चाहते हैं तो एक एक बिंदु को लिखिए ना, ताकि आपका स्मरण बेहतर हो सके। अब देखिए x का वैल्यू हो गया 120, जबकि WT का वैल्यू हो गया 40 गुना 1000 बटा कितना 2000। अब जो भी कटकुट होने वाला है कट कर लेते हैं सर। तो कट करने के लिए हम देखिए 40 तिया 120, 3 0 कैंसिल, 3/2 मतलब 1.5 ग्राम, भाई बार इक्विवेलेंट आ रहा ना, ग्राम इक्विवेलेंट प्रति लीटर। यह बहुत बार डायरेक्टली आपको लिखा हुआ मिलेगा 1.5 N, मतलब नॉर्मलता हो गया 1.5। आप ऐसे करके इस पर आंकिक प्रश्न बना सकते हैं। चलिए हम आपको दूसरे आंकिक प्रश्न की ओर ले चलते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और बेहतर हो जाए। तो दूसरा आंकिक प्रश्न होगा इसी फॉर्मूला के ऊपर, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज जरूर होगा, क्योंकि क्वेश्चन चेंज हो रहा है, स्थिति बदल रहा है। यहाँ पर भी है 0.8 लीटर जलीय विलयन में कितना कास्टिक सोडियम कार्बोनेट घोला जाए ताकि विलयन का नॉर्मलता 1 हो जाए। सर इस बार थोड़ा अलग है, मैंने आपको शुरू में कहा कि इस बार थोड़ा सा अलग है। विलयन दो चीजों से मिलकर बना है। यदि इसके सॉल्यूशन की ओर हम चलें तो एक है सोडियम कार्बोनेट NaCO3 जो रिएक्ट करता है किससे, तो जो रिएक्ट कर रहा है जल से, और जल से रिएक्ट करने के बाद बना क्या रहा है, विलयन बना रहा है। तो इस विलयन का जो आयतन है, वॉल्यूम है, वो है 0.8 लीटर, डेट मीन्स 800 मिलीलीटर। अब दूसरा सिचुएशन यदि इस पर डिस्कस करें तो विलय का भार है कितना, भाई यही तो निकालना है कितना होगा, और इसका ना नॉर्मलता ही दे दिया है। नॉर्मलता कितना दे दिया है, 1 दे दिया है, तो नॉर्मलता दिया है। फिर कहता है बताइए विलय का भार कितना होगा, तो हम तुल्यांकी भार तो निकाल ही सकते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2CO3। अब सोडियम 2 है, 23 दूना 46। देखिए परमाणु भार प्रॉपरली आना चाहिए आपको, तो 23 दूना 46। कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 तिया 48 बटा कितना। अब देखिए यहाँ पर सोडियम +1 कार्बोनेट -2, सोडियम 2 है +2 हो जाएगा, कार्बोनेट पूरा 1 है तो फिर भी -2 होगा, तो 2 से हमें डिवाइड करना है। डेट मीन्स 60 बटा, नहीं भाई 60 ही क्यों, 60 से बहुत ज़्यादा है। ये कितना है, ये 60 हो गया, और 106 बटा 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 53। अब इसका उपयोग करके हमें विलय का भार कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे कि सर नॉर्मलता इज इक्वल टू x/WT गुना 1000 बटा V इन ml। अब प्रॉपरली इस पर वर्क करते हैं। सर नॉर्मलता का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू कितना है भाई, x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना पता नहीं है सर।
x का वैल्यू पता नहीं है, जबकि E का वैल्यू कितना है 53 गुना 1000 बटा V इन ml, वॉल्यूम कितना है 800 है। देखिए सर 20 कैंसिल, और कुछ कटेगा, बिल्कुल कटेगा सर। 2 से काट लीजिए ये 4 होगा, 2 से काट लीजिए ये 5 होगा। अब प्रॉपरली इन्हीं चीज़ों को हमें डिस्कस करना है, देखना है। क्या डिस्कस करना है, तो देखिए एक, इसलिए एक इज इक्वल टू x गुना 5 बटा कितना 4 गुना 53, भाई ऐसा है। तो अब गुना कर लीजिए, एक से इधर लाके गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 तिया 12, हाँ 5 चौका 20, 1 21 इज इक्वल टू 5x। सो फाइनली x इज इक्वल टू 212 में आप 5 से भाग दे दीजिए, तो देखिए क्या आ रहा है 5 चौका 20। क्लियर सर, 2 हो गया, 5 दूना 10, ये भी क्लियर। डेसिमल डाल देते हैं, 5 चौका 20। भाई यहाँ ये गलत आंसर टाइप है, बिल्कुल गलत है सर। हाँ 42.4 ग्राम Na2CO3 घुला होगा, तब जाकर बिलियन का नॉर्मलता कितना होगा 1 होगा। तो चलिए इसी कड़ी में आपने ये तो देख लिया कि नॉर्मलता के फॉर्मूला के ऊपर न्यूमेरिकल्स कैसे बनना है। अब इसी कड़ी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आगे के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ताकि कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन भी बन सके। तो इसके लिए हमारे पास एक टॉपिक आ गया, जिस टॉपिक का नाम क्या है, मोलरता एवं नॉर्मलता में संबंध, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी। इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं कहाँ से, मोलरता से, फिर डिस्कस करेंगे कहाँ से, नॉर्मलता से, और दोनों से हम एक रिलेशन ला पाएंगे। तो सबसे पहले हम चल लेते हैं मोलरता से। जैसे मोलरता से चलेंगे तो क्या होगा सर, देखिए कि चूंकि मोलरता बराबर x बटा WT गुना 1000 बटा V इन ml। अभी जस्ट आपने नॉर्मलता को पढ़ा तो ये बातें नॉर्मलता में भी था, इसी आधार पर हम लिख सकते हैं। इसलिए MWT बराबर 1000x बटा V इन ml, इक्वेशन फर्स्ट। पुनः यानी एक बार RO, पुनः कहाँ से, नॉर्मलता से चलिए, ताकि नॉर्मलता और मोलरता के बीच एक रिलेशन लाया जा सके। तो मोलरता क्या कहता है सर, कि चूंकि मोलरता बराबर नॉर्मलता बराबर n बराबर x बटा WT नहीं, x बटा E गुना 1000 बटा क्या V इन ml। इसलिए देखिए ये हिस्सा इसमें भी है उसमें भी है, तो हम लिख सकते हैं Ne इज इक्वल टू 1000x बटा V इन ml। सर इसका ये RHS हो गया। अब दोनों का RHS बराबर है, समीकरण फर्स्ट का भी सेकंड का भी, तो निश्चित रूप से LHS भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ हम लिख लेंगे समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से, इन दोनों इक्वेशन से जब चलेंगे तो क्या होगा सर, कि चूंकि MWT इज इक्वल टू NE। अब कहोगे सर रिलेशन तो आ गया, अरे नहीं भाई, अभी इस फॉर्मूला पे यदि हम मोलरता से नॉर्मलता कैलकुलेट करने के लिए चलेंगे और नॉर्मलता से मोलरता, तो बहुत काम करना पड़ेगा, जो कि मुनासिब नहीं है। इतना काम करके क्या फायदा सर, जबकि रिजल्ट वही आना है। तो हम क्या करते हैं, आपने अभी जस्ट पढ़ा तुल्यांकी भार बराबर परमाणु भार। अब संयोजकता भी T चार्ज मान लीजिए, क्षारकता भी T चार्ज मान लीजिए, आयन भी T चार्ज मान लीजिए, हर एक चीज को हम लिख देते हैं क्या, T चार्ज। तो तुल्यांकी भार बराबर परमाणु भार बट ये अणुभार या परमाणु भार बटा T चार्ज, ऐसा कर लेते हैं। इसलिए मोलरता इंटू WT इज इक्वल टू नॉर्मलिटी गुना WT अपॉन T चार्ज। फाइनली देख लो सर, इससे प्रॉफिट क्या मिलना, T चार्ज और T चार्ज खत्म हो क्या गया, तो हो गया सर
m बराबर n बटा t चार्ज। मतलब की बात कि अगर किसी का नॉर्मलता मालूम है उसमें उसके टी चार्ज से भाग दीजिए तो उसका मोलरता आ जाएगा, और अगर मोलरता मालूम है तो नॉर्मलता आ जाएगा n बराबर m गुना टी चार्ज। तो ये एक प्रॉपर वर्क है, सिंपल वे में इस पर हम काम कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं होगा। तो चलिए इसी कड़ी में मैं आपको ले चलता हूं एक प्रश्न की ओर, ताकि आप उस पर काम कर सकें। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया सर। क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है तो देखिए सर, 0.3 m भाई मोलरता दे दिया है 0.3। अम्ल क्या है H3PO4। तो H3PO4 देखिए P डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OH, माने इसका क्षारकता जो है, क्षारकता जिसको अभी हम आप लोग क्या बोल रहे हैं T चार्ज बोल रहे हैं, इसका T चार्ज जो है वह कितना हो गया 3 हो गया सर। क्यों? क्योंकि 3 गो OH बन रहा है। तो कहता है नॉर्मलता क्या होगा, तो अभी जस्ट आपने पढ़ा है नॉर्मलता बराबर m गुना टी चार्ज। तो देख लीजिए सर m का वैल्यू क्या है, m का वैल्यू है 0.3 और टी चार्ज का वैल्यू है 3। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 0.9n, ऐसा जो भी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको बहुत बेहतर रूप से समझ में आया होगा। आप इसी प्रकार से यदि संपूर्ण केमिस्ट्री को पढ़ना चाहते, बिल्कुल शांति से, कोई हवाबाजी नहीं, जो एक्चुअल है, जिस पर आपका अधिकार है, वो चीज़ें आपको मिलेगा। और इसके लिए बस आपको जुड़ना है किससे, राइट वे केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल से, वो भी पूर्णतः फ्री। तो बच्चों आप दुनिया के हवाबाजी में ना पड़ें, आप अपने फ्यूचर को देखें, और यदि सही चीज़ चाहते हैं एक्चुअल में तो आप जुड़े राइट वे केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल से। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।